हेलो सभी को नमस्कार। स्वागत है मायरा ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है आदिकाल के नामांकन की समस्या। यहाँ से देखिए दो तरह का क्वेश्चन निकलता है। आपको सिर्फ अगर आ गया आदिकाल के नामांकन तो भी आप इसको लिख सकते हैं पूरा पूरी, और नामांकन की समस्या आ जाए तो भी, दोनों एक ही है, घुमा फिरा के पूछता है। ठीक है, दोनों में विवाद के बारे में ही पढ़ना है कि कौन सा लेखक ने आदिकाल का नाम क्या रखा था, क्या किया था, उसका काल विभाजन क्या था। काल विभाजन मतलब समझिए उसका ईस्वी, जैसे कि कोई भी चीज़ का डेट निकालते हैं ना, तो कोई आदिकाल का कुछ और डेट रखा कि इतना समय से इतना समय तक आदिकाल का समय चल रहा था, कोई कोई और डेट रखा, ऐसे हिसाब से। तो उसमें भी मतभेद रहा, मतलब कुछ कभी कुछ और कहें, कुछ कभी कुछ और कहें। और इसका नाम में भी, जैसे आदिकाल इसका नाम पड़ा तो और कवि लोग ने इसका और भी नाम रखा आदिकाल के जगह पे। तो आप दोनों का क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा। ठीक है, तो पहले मैं ये टॉपिक क्लियर कर दिए क्या क्या कन्फ्यूजन होता है। तो चलिए बिल्कुल सरल भाषा में हम लोग देखेंगे आदिकाल के नामकरण की समस्या या आदिकाल के नामकरण। ठीक है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में आदिकाल सदा से विद्वानों के बीच विवाद का विषय रहा है। क्या बोला जा रहा है कि हिंदी साहित्य में, ठीक है, जो हमारा हिंदी साहित्य है जिसमें हर चीज़ आता है हिंदी साहित्य के अंतर्गत में, जितना हम लोग अभी हिंदी ऑनर्स में पढ़ रहे हैं, ठीक। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में आदिकाल सदा हमेशा से आदिकाल क्या रहा है, विद्वानों के बीच का एक विवाद का विषय रहा है। आदिकाल जो ऐसा विषय रहा है जो हर विद्वान लेखक उन लोग के बीच में ये विवाद बन के रहा है, ये विषय, चाहे इसके नामकरण की बात हो या काल विभाजन की हो। जैसे कि इसका या नाम रखने का कोई बात हो, या इसका कौन सा डेट को हम माने कि इस समय से इतना ईस्वी से इतना ईस्वी तक आदिकाल का समय चल रहा था। ये दोनों चीज़ में इसका मतभेद विवाद हमेशा रहा है। आदिकाल को लेकर इतिहासकारों व विद्वान के मध्य पर्याप्त मतभेद मिलते हैं। देखिए आदिकाल को लेकर क्या होता है कि इतिहासकारों जो इतिहास लिखते थे, जो पहले के इतिहास लिखते थे, और जो विद्वान लोग हैं उन लोग के बीच में हमेशा मतभेद ही रहा है। कोई अगर इतिहासकार है तो वो अपना कुछ राय बताता है कि इसका नाम ये होना चाहिए, इसका डेट ये होना चाहिए, और जो विद्वान है वो लोग बोल रहा है कि नहीं, इसका नाम ये होना चाहिए, इसका डेट ऑफ बर्थ ये होना चाहिए। तो ऐसे क्या हो रहा है, इन लोग का मतभेद विवाद चलते रह रहा है। फिर है इतिहास, क्योंकि आदिकाल के इतिहास का समुचित पर्यालोचन करने में इतिहासकारों और विद्वानों को कठिनाई होती है। इसके पीछे कारण यह है कि इस समय के कुछ ग्रंथ अपर्याप्त है तो कुछ रचनाएं पर प्रामाणिकता अप्रामाणिकता का सवाल लगा हुआ है। वही कुछ ग्रंथों में ऐतिहासिक सामंजस्य का अभाव है। देखिए ये आदिकाल को लेकर अगर उसके नाम रखने में या इसकी ईस्वी निकालने में मतभेद क्यों रह रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ जो है वो आधा अधूरा मिला है, कुछ चीज़ में कुछ और सच्चाई मिल रही है, कुछ में कुछ प्रमाण मिल रहा है, कुछ में किसी में प्रमाण नहीं मिल रहा है, कुछ ग्रंथ में इतिहासकार के बारे में लिखा गया है, मतलब सब मिला जुला के कन्फ्यूजन टाइप्स में, किसी में कोई चीज़ सटीक नहीं मिल पा रहा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि आदिकाल के नाम रखने में भी और इसका ईस्वी रखने में भी बहुत दिक्कतें हुई थी। अभी तो अब हो गया इसका जो काम क्रिया होता है, मतलब जब इसका काम हो रहा था, इसका नामकरण हो रहा था, इसका ईस्वी निकाला जा रहा था, उस समय ये सारी चीज़ की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। या तो इसका समय सीमा सही से नहीं मिल पा रहा था, कुछ अगर मिल भी रहा है सबूत तो वो आधे अधूरे मिल रहे हैं, और कुछ मिल रहा है प्रमाण के साथ उसमें पुष्टिकरण नहीं, मतलब उसमें सच में ये चीज़ है कि नहीं वो गारंटी नहीं होता था। तो इस वजह से मतभेद चलते रहते थे। फिर है साथ ही इस युग में धार्मिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक आदि सभी क्षेत्रों में परस्पर विरोध तत्व दिखाई देती है। और इसके साथ में ही क्या है कि इसमें धार्मिक, सांस्कृतिक, जो धर्म में हो जाता है, सांस्कृतिक, साहित्यिक, ये सारे क्षेत्र में भी क्या हो रहे थे कि विरोध दिख रहे थे। फिर है ऐसी स्थिति में किसी एक विशेष तत्व को ध्यान में रखकर इसका नाम निर्धारित कर देना उचित नहीं। इस संबंध में
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि मतलब कि देखिए, आदिकाल का नामकरण में भी बहुत समस्या था, उसका काल विभाजन में भी बहुत समस्या था। तो किसी को भी एक चीज़ आप मान कर और उसका नाम रख दो या उसका ईस्वी आप फिक्स कर दो, ये पॉसिबल नहीं था उस टाइम विद्वानों के लिए, लेखकों के लिए, इतिहासकारों के लिए। तो इसलिए इसमें क्या रहा, विवाद का कारण रहा। तो इसी संबंध में जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि शायद ही भारतवर्ष के साहित्य के इतिहास में इतने विरोधों और स्वत्वविरोधातों का युग कभी आया होगा। मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि शायद ही भारतवर्ष में, हमारे भारत में, भारतवर्ष के साहित्य में जो है, इतिहास में इतने विरोध और स्वत्वविरोधातों मतलब व्याधातों मतलब समझ जाइए कि प्रॉब्लम आने वाला, ठीक है, युग कभी आया होगा। मतलब इस आदिकाल युग में इतनी समस्या हुई इसके नाम रखने में, इसके काल विभाजन, एक प्रॉपर मतलब इसका एक सिलेबस बनाने में कि आदिकाल कब से कब रहा, फिर आदिकाल में कौन कौन से चीज़ आई, चाहे कौन सी चीज़ का उत्पन्न शुरुआत हुआ, ये सारी चीज़ को इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिलता है, जो कि बहुत ही विरोधी और बहुत ही मतलब टेंशन वाला युग रहा है ये, ठीक है, कवि लोग के लिए, कभी लोग को डिसाइड करने में कि ये कब का कौन सा युग है, इसका नाम क्या दे, इसका काल विभाजन क्या रखे, इस युग में क्या आया क्या गया, कौन से इतिहासकार ने क्या लिखा, रचनाएं आई, ये सारी चीज़ पता करना इतना इजी नहीं था। तो यही बोल रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी कि शायद ही भारतवर्ष के साहित्य के इतिहास में इतने विरोधों और स्वत्वविरोधातों का युग भी कभी आया होगा। इस काल में एक तरफ तो संस्कृत के ऐसे बड़े बड़े कवि उत्पन्न हुए जिनकी रचनाएं अलंकृतिक काव्य परंपरा की चरम सीमा पर पहुंच गई थी। मतलब कि आदिकाल में एक तरफ क्या हुआ कि संस्कृत के ऐसे बड़े बड़े कवि उत्पन्न आए जो संस्कृत में लिखते थे, वैसे बहुत बड़े बड़े कवि निखर के आए, सामने आए, जिनकी रचनाएं क्या होती थी, अलंकृतिक काव्य परंपरा की चरम सीमा पर पहुंच गई। मतलब ये रचनाएं जो है संस्कृत में लिखते थे और इनकी जो रचनाएं हैं बहुत लोकप्रिय हुआ, बहुत आगे तक भी पहुंचा संस्कृत की तरफ से, ठीक है। फिर है और दूसरी और अपभ्रंश के कवि हुए जो अत्यंत सहज सरल भाषा में अत्यंत संक्षिप्त शब्दों में अपने मार्मिक मनोभाव प्रकट करते थे। और दूसरी तरफ और क्या हुआ, आदिकाल में एक तरफ तो संस्कृत के रचनाएं मिले, ठीक है, जो अलंकृत काव्य परंपरा की चरम सीमा छू रही थी, और दूसरी तरफ कौन सी भाषा में, अपभ्रंश भाषा में लिखी, ठीक है, जो कवि लोग बहुत ही आसान तरीके से लिखने लगे और बहुत ही छोटी मतलब ज़्यादा बड़ा चौड़ा ना लिखकर छोटा ही लिखकर और बिल्कुल सरल भाषा में, जो कि आप इजी से पढ़ो तो आप समझ सको कि हाँ, किसी का आपको हेल्प जरूरत ना पड़े कि इसका अर्थ क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा, आप खुद ही उसका अर्थ मीनिंग निकाल सकते हो। उस तरह से उन लेखकों ने अपने मनोभाव को प्रकट किया, मतलब अपने जो भाव है, उनके मन में जो भाव उत्पन्न हो रहा है, वो चीज़ को लिखना शुरू किया बिल्कुल सरल भाषा में, ठीक है। फिर है संक्षेप में इतना जान लेना यह पर्याप्त है कि यह काल भारतीय विचारों के मंथन का काल है और इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मतलब अगर पूरा देखा जाए तो यह काल जो है वो क्या है कि मंथन वाला काल है, मतलब सोच विचार करने वाला काल है। इसमें कोई भी चीज़ आप अटपटा कहीं से भी उठा के कुछ भी नहीं बोल सकते थे। इसके प्रॉपर आपको सब कुछ जानना होगा, आप इसमें मंथन करोगे, सोचोगे, विचारोगे, तब जाके इसका हल आपको मिलेगा, इसके बारे में आपको जानोगे आदिकाल के बारे में। तो यही हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि संक्षेप में इतना जान लेना है कि यह जो पर्याप्त की यह काल भारतीय विचारों के मंथन का काल है। मतलब जो भारतीय विचार कारक है, जो लेखक है, जो विद्वान है, इतिहासकार लोग हैं, उन लोग के लिए ये जो काल है वो सोच विचार करने वाला काल है, इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसलिए ये क्या है, बहुत महत्वपूर्ण भी है हमारे लिए। फिर है विभिन्न विद्वानों ने आदिकाल के अलग अलग नाम सुझाए जो इस प्रकार है। मतलब बहुत सारे विद्वान ने आदिकाल का जो नाम है वो अपने हिसाब से कुछ कुछ नाम रखा, जो इस प्रकार, जो हम आगे भी देखेंगे। तो पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 12 ग्रंथों, विजयपाल रासो, हमीर रासो, कृतिलता, कृति पताका, खुमान रासो, विषदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, ये सब आप छोड़ दो कि आचार्य राम शुक्ल ने आधार पर इस काल का जो नाम है वो क्या दिए थे, वीरगाथा नाम दिए थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है आदिकाल का नाम क्या रखे थे, वीरगाथा काल नाम रखे थे, ठीक है। फिर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को आदिकाल की संज्ञा दी
और आदिकाल किसने नाम रखा आदिकाल को? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। जॉर्ज गियर्सन ने इस काल को चरण कवियों को ध्यान में रखकर चारण काल कहा। और जॉर्ज गियर्सन जो है इस काल को चरण कवियों के ध्यान में रखकर चारण काल कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल नाम रखा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदि काल नाम रखा और जॉर्ज गियर्सन ने चारण काल नाम रखा। फिर डॉक्टर रामकुमार ने जॉर्ज गियर्सन की ही तरह इस काल को चारण काल ही कहा। मतलब डॉक्टर कुमार वर्मा भी क्या जॉर्ज गियर्सन की तरह क्या किया, आदि काल का नाम चारण काल कहा। ठीक है, साथ ही उन्होंने इस काल को संधि काल भी कहा और साथ में ये दूसरा नाम भी रखे संधि काल। तो देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी वीरगाथा काल, जॉर्ज गियर्सन ने चारण काल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा चारण काल और संधि काल। फिर है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को विजव्यपन काल नाम से संबोधित किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस काल का क्या नाम रखा आदिकाल का? तो विजयोपन काल। राहुल संस्कृतायन ने इस काल को सिद्ध सामंत काल, और राहुल संस्कृतायन ने किस नाम से पुकारा? तो सिद्ध सामंत काल से। मिस्र बंधुओं ने इस काल को पूर्व प्रारंभिक काल कहा। मिस्र बंधुओं ने क्या कहा? पूर्व प्रारंभिक काल। और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इस काल को क्या कहा? शून्य काल। कौन? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इस काल को क्या कहा? शून्य काल कहा। धीरेन्द्र वर्मा और चंद्रधर्म शर्मा गुलेरी ने इस काल को अपभ्रंश काल नाम दिया और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल को वीर काल के नाम से संबोधित किया। देखिए, पहले तो उधर हम लोग देखें, उधर भी सब नाम अलग अलग रखा, यहाँ भी नाम अलग अलग रखा। तो इसको आप पूरा याद ना कर सको कि 5-6 आप याद कर लो कि कौन से विद्वान ने क्या नाम रखा, कौन से लेखक ने। ठीक है, तो 4-5 भी आप याद करते हो तो अच्छा होगा। आप शुरू में पहले पूरा लिख दो आदिकाल की नामकरण में क्या क्या समस्या आई, फिर कौन से कवि ने क्या नाम रखा। आपको होगा तो काल विभाजन भी आप याद कर लेना तो और अच्छा होगा। तो ये था हमारा ये टॉपिक का आंसर। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं बिल्कुल कोशिश करती हूँ अपने तरफ से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, ज़रूर जाइएगा और बहुत सारा प्यार और सपोर्ट बनाइए। और नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि जो कमेंट आता है मैं उसी पर फिर वीडियो बनाती हूँ। मैं अपने मन से नहीं बनाती हूँ, जो बच्चे लोग का डिमांड होता है मैं उसी पर वीडियो बनाना ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ। तो आप ही लोग बताइए कमेंट करके, और ये वीडियो आप लोगों को कितना हेल्पफुल रहा वो भी कमेंट में ज़रूर बताइए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए सभी को बाय बाय।